नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ हैं ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र चुनाव में बार बार एक नाम सामने आता है, वो है मनोज जारांगे का। ये मनोज जारांगे आखिर हैं कौन और इनका महाराष्ट्र चुनाव में आखिर क्या रोल रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज ब्रिज द्विवेदी से। तो बताइए, मनोज जारांगे आखिर हैं कौन? देखो, मैं उसके प्रोफाइल पे जाऊं उससे पहले बता दूं, कल तक उनकी जो 10 से 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ा रहे थे, अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे थे। हाँ। एक ही दिन में बदल गए हैं पूरे, 24 घंटे भी नहीं हुए। हाँ, और उन्होंने पलट गए हैं पूरी तरह। वो कह रहे हैं कि हम कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अच्छा, अब इसका सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट किसी को मिलने वाला है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को, बीजेपी को। क्योंकि आप ये देखोगे कि ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें मनोज जारांगे का काफी ज्यादा वो एक मतलब पॉपुलैरिटी थी महाराष्ट्र में, बहुत ज्यादा मराठियों के बीच। जो मराठवाड़ा एरिया हो गया या दूसरे जो लोकेशन है जो मराठी आंदोलन से निकले थे, इसके वजह से ये काफी ज्यादा फेमस पॉपुलर हो गए थे काफी। तो इसका निगेटिव जो इम्पैक्ट था वो बीजेपी को झेलना पड़ा और एकनाथ शिंदे को भी। मतलब जो लोकसभा चुनाव था उसमें तो ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी काफी सीटें ऐसी होती जहां पर मतलब बीजेपी के ऊपर ये मनोज जारांगे डोमिनेट करते। महाराष्ट्र की राजनीति में मनोज जारांगे अपना एक रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने पलट गए और उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट खड़े करने थे उनको वापस ले लिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव देखा जा सकता है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के। बहुत ज्यादा, क्योंकि आप ये देख लीजिए ना, लोकसभा की बात करें तो जो 8 सीटें थी वहां पर 8 में से 7 सीटें थी उद्धव ठाकरे की गुट, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर जीत गई थी। अच्छा। लेकिन यही बीजेपी शिंदे का जो गुट था, ये यहाँ पर अजित पवार भी थे उसमें, तो ये गुट एक भी सीट वहां से नहीं निकाल पा रही थी। वो लोकेशन से। तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है मनोज जारांगे की वहां पर। और जिस तरीके से मनोज जारांगे ने वापस लिए हैं अपने कैंडिडेटों के नाम, और उसके बाद कहीं ना कहीं शिंदे गुट को थोड़ा सा रिलैक्स हुआ होगा शिंदे गुट की, चलो ठीक है कि हमारी जिस तरीके से अभी आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा था, मराठा आरक्षण, पिछले महीने की आप बात देखो जालना में कि जिस तरीके से आंदोलन हुआ और उसके बाद वो अनशन पे बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की उनकी उम्मीद दिखाई देती है, बार बार दिखती है। लेकिन उसमें मुझे लगता है ना, जो मराठा आरक्षण की बात करें ना, उसमें एक चीज थोड़ी सी गलती हुई है प्रोटेस्टर्स के साइड से। उनको हिंसक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो गया कि आपकी इमेज निगेटिव चली गई है कुछ लोगों के बीच में, क्योंकि आप डायरेक्टली सरकार के साथ आप आमने सामने आ चुके हैं। तो जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था। हाँ, पहले आपने आरक्षण की मांग की, ठीक था, आपने आरक्षण की मांग की है मराठियों के लिए, क्योंकि ये आप बाला साहेब ठाकरे से देखेंगे तो तब से ये राजनीति भी चलती आएगी, इतिहास काफी पुराना है। जैसे जब साउथ इंडियंस आए थे वहां पर, तो बाला साहेब ठाकरे कहे थे कि लुंगी उंगी बजाओ लुंगी, ऐसे करके एक नारा भी काफी ज्यादा वो हुआ, उनको भगाया गया। फिर जो नॉर्थ इंडियंस के ऊपर जिस तरीके से एक्टिव की ओर से काफी मनसे पार्टी जो थी राज ठाकरे की, यूपी और बिहार के लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता था। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कोर है। मराठा आरक्षण भी उसी का एक हिस्सा है कि मराठियों को प्रायोरिटी दी जाए। आप जैसे देखेंगे मनोज जारांगे का 15 साल का अपना करियर रहा है इस तरीके के, एक्टिव मोड में आए हैं, 15 साल हो चुके हैं उनको, और मराठा आरक्षण के लिए हमेशा से उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। और जिस तरीके से मनोज जारांगे का नाम है, एक समय में अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए इसी तरीके से अनशन किया था, और वहां से एक उसका फायदा मिला था अरविंद केजरीवाल। इसमें दोनों में फर्क वही मैंने बताया आपको। यहाँ पर केजरीवाल की सबसे खासियत ये थी कि कभी भी उनकी जो एक संगठन था वो कभी हिंसक नहीं हुआ। जो भी किया आंदोलन उन्होंने किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ किया, एक मुद्दा था। सेम महाराष्ट्र में भी मराठियों का आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। मामला कोर्ट में भी गया आरक्षण को लेकर। पहले बीजेपी जो कांग्रेस मतलब जो सरकार थी वो पहले बात नहीं मानी, तो उसके खिलाफ अनशन पे बैठे, तो मुद्दा कोर्ट में भी गया। हालांकि पहले आरक्षण बिल भी पास हुआ, उसको चेंज भी किया गया, परसेंटेज वाइज घटा दिया गया, 12 और 13% कर दिया गया एजुकेशन सेक्टर में अलग अलग सेगमेंट वाइज, क्योंकि कहा गया जो 50% आरक्षण की सीमा होती है, क्योंकि एक फिक्स्ड लेयर है, किसी भी आरक्षण को आप 50% क्रॉस 50% से ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, तो उसके हिसाब से ही आपको सब चीजें मैनेज करनी होती है। हाँ, तो ये जो डिफरेंस है ना, मुझे ये चीज
कुछ अलग लगी, नहीं तो शायद मनोज जारंगे और बड़ा नाम हो जाता वहां पर महाराष्ट्र में। हाँ, लेकिन लोकप्रियता को लेकर कोई आशंका या कुछ वैसा आप नहीं देख सकते कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। खास करके अभी जो एक सीट मैं बता रहा हूँ, घनसावंगी विधानसभा सीट है, यहाँ ओबीसी वोटर्स थे। अच्छा। बात यही हो रही थी आरक्षण के लिए, ओबीसी में मराठियों के आरक्षण के लिए। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा उनका मतलब जमीनी स्तर है वहां पर। तो जिस तरीके से मनोज जारंगे आगे बढ़ चढ़ के आए हैं और ठीक महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले इस तरीके से सिचुएशन बन गई है, तो आप किस पार्टी को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग देंगे कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किस पार्टी को होगा? देखो, पहले ये मैं आपको बता दूं, सिंपल था कि जब तक अगर ये अपने कैंडिडेट खड़े करते, हाँ, तो इसका लॉस जो है एकनाथ शिंदे और बीजेपी गुट या अजित पवार गुट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को तो होता नहीं इसका इसका नुकसान, ज्यादातर नुकसान इसी पार्टी को होता है, एकनाथ शिंदे और मतलब उनकी जो, क्योंकि कुछ एजेंसीज रिपोर्ट्स भी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि कुछ जो दलित लोग हैं और जो मुसलमान वोटर्स हैं उनसे मिला भी जा रहा है कि, और कहा भी ये भी जा रहा था कि जारंगे के थ्रू थोड़ा सा इसमें समझौते की एक लहर चल रही थी कि बातचीत होगी, थोड़ा सा हम लोग सेटल करेंगे। लेकिन हालांकि बाद में कहा भी गया कि नहीं, हमारे ओर से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, ऐसा क्लेम किया गया। लेकिन अभी देखना होगा, क्योंकि जो सीनियर लीडर है एनसीपी के, मैं आपको बता दे दूं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं राजेश टोपे, जिन्हीं की ओर से कहा जा रहा था कि कुछ बातचीत चल रही है, ये चल रहा है। लेकिन हालांकि इन्होंने भी कहा कि नहीं हमारी, क्योंकि शिवसेना के जो उम्मीदवार है हिकमत उधान की ओर से थे, 20 नवंबर को जो चुनाव होगा, तो इसी में वो मदद के लिए जाने वाले थे जारंगे के पास, ऐसा क्लेम किया गया। लेकिन हालांकि बाद में वो पीछे हट गए। तो अगर मनोज जारंगे की बात करें तो उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, जिस तरीके से वो एक्टिव रहे हैं आंदोलन में, तो उन्होंने स्टार्टिंग जो की है वो जो जिस पार्टी से की है वो है कांग्रेस। उनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो कांग्रेस की तरफ रहता ही है उनका। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद कांग्रेस भी चाहती होगी कि मनोज जारंगे का एक्टिव रोल रहे महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां से हमारे देश की मतलब अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा स्ट्रांग रोल प्ले करती है। और पॉइंट पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। राजनीति में अगर जाना भी चाह रहे तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है। हाँ। मुद्दा था एक ही से मराठा आरक्षण का, क्योंकि आप देखो जो आबादी है राज्य में वो 30% से ज्यादा मराठियों की है, बाकी 70% है। तो इसी को लेकर आंदोलन भी छिड़ा। जब सरकार से कहा गया कि हम लोग की मांग पूरी की जाए, सरकार नहीं मांगी तो अनशन पे बैठे। लेकिन जो आबादी का है, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा से दी जा रही है, चाहे बाला साहेब ठाकरे हो ये हो, लेकिन कभी भी ये जितने भी नेता हैं, जैसे मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ, तो एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे राज ठाकरे हुए, उद्धव ठाकरे हुए, या मराठियों की बात करते हो, आप कहते हो कि उनके आरक्षण, या मनोज जारंगे जैसे लोग कितने, लेकिन आपने कितने मराठियों के लिए स्कूल और कॉलेजेस अलग से खुलवाए या हॉस्पिटल खुलवाए? तो आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, और राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो वो प्रायोरिटी हमेशा मराठी। इस टाइम पे इलेक्शन से पहले तो हर पार्टी अपने अलग अलग वादे लेके ही आती है, जिसका फायदा लगता नहीं है लोगों तक पहुंचता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस टाइम तो वादे कर दिए जाते हैं, मगर अगले 5 साल में क्या रियलिटी रहती है वो तो हम सबके सामने ही है। हाँ, क्योंकि आप चीजें, आप जिस हिसाब से अगर दिखा रहे हो आप कि ये चीजें हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी वो आंदोलन के ही देख रहा था, लगभग 2011 से 35 बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं सिर्फ यही आरक्षण को लेके। तो आप समझिए कितने 10-10, 12-12, 13 साल से आप आंदोलन कर रहे हो। ठीक है, मराठी आरक्षण बहुत जरूरी है, आप मांग कर रहे हो, मुद्दे भी उठा रहे हो, कितना % चाहिए, लेकिन सच में राजनीतिक जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स है, क्या सच में वो पावर में आने का मराठियों के लिए कुछ करते हैं? सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये मराठी भी धीरे धीरे समझने लग गए। आपने राज ठाकरे की बात करूंगा, स्पेशली राज ठाकरे की ओर से कहा गया कि जो नॉर्थ साइड से आ रहे हैं वो मराठियों का जॉब ले रहे हैं, गुजराती बहुत आ रहे हैं, साउथ इंडियंस बहुत आ रहे हैं, बाहरी लोग आ रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि मुंबई हो गया, अगर स्पेशली मुंबई की बात करें तो आज भी मुंबई बाहरी वालों लोगों की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाहर से आदमी आके काम ले भी ले रहा है और अच्छे तरीके से कर भी रहा है, एस्टेब्लिश्ड भी हो जा रहा है पूरी तरीके से। तो इसमें उनका तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ। मगर ये जो राजनीति है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसकी वजह से आम जनता के बीच में कहीं ना कहीं कलह का बात आ जाती है, वो आएगी ही। लेकिन मनोज जारंगे की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है, उसको कोई 2014 के बाद से और ज्यादा हो गई है। हाँ। जब से मोदी सरकार आई है
उसके बाद से ही देखा गया है कि मनोज जरांगे का नाम थोड़ा और ज्यादा निकल के आया है। प्रोटेस्ट पे आ गए ना, प्रोटेस्ट पे आ गए, हाँ, और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, लगातार मांग कर रहे हैं, पूरा प्रदर्शन बहुत लार्ज स्केल पे हो, काफी सालों और से अब चलते पिछले एक साल में देखा गया बैक टू बैक मनोज जरांगे का नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, और बहुत बड़ी बात है। कई बार अनशन पे बैठे हैं। रिसेंटली पिछले साल की बात करें तो एकनाथ शिंदे से डायरेक्टली बात भी हुई थी, जिसके बाद उनका अनशन भी खत्म कराया गया था, और इस बार फिर से वही सब चीजें तो बीच बीच में ब्रेक लेके फिर वापस से अनशन पे बैठते रहे हैं। अब उनके बीच में जो सीट्स है, मराठवाड़ा जो जगह है, वहां पर आप जैसे क्या होता है कि जब आप राजनीति को पूरा देखोगे महाराष्ट्र का स्ट्रक्चर, तो जैसे बॉम्बे साइड हो गया जो शहरी इलाके, गांव की साइड आप जाओगे तो गांव साइड आज भी एनसीपी बहुत मजबूत है। वही एनसीपी आपको बॉम्बे में नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। वहां पर उद्धव ठाकरे और ये जो बीजेपी है, शरद पवार का गुट एक जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है और दूसरी जगह पे थोड़ा हल्का दिखाई देता है। जिस जगह पे एनसीपी होल्ड करती वही एरिया में जैसे 10-15 सीट्स हैं ऐसे हैं, उस पर जो है जरांगे भी काफी ज्यादा होल्ड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मराठी जो पॉपुलेशन है वो साइड इलाकों में बहुत ज्यादा है, तो उनके आरक्षण की बात हुई थी तो पॉपुलर होना तय है, उसमें कोई नकार नहीं कर सकता। अब जैसे उद्धव ठाकरे की बात करें, जिस तरीके से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उठापटक की बात चलती रहती है, अब इतनी पार्टीज बन गई हैं अपनी अपनी कि शिवसेना के भी 2 गुट हो गए, फिर एनसीपी के 2 गुट हो गए, प्लस बीजेपी, कांग्रेस अपने अलग अलग हैं, तो वहां के लोग भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी पार्टी किसके साथ है, क्योंकि चुनाव चिन्ह भी अब जैसे शिवसेना हो गया, ठीक है, धनुष बाण है, तो धनुष बाण सब लोग उद्धव ठाकरे को ही लेके चल रहे थे, लेकिन अब चुनाव चिन्ह मशाल बन गया, और इधर मिल गया एकनाथ शिंदे को धनुष बाण। वोटर्स भी तो कंफ्यूज है, क्योंकि हर इंसान इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और वोटर्स तक इतनी बातें भी नहीं जा पाती। कुछ तो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे पूरा इलेक्शन निकल जाता है। लेकिन ये चुनाव 288 सीटों पर है, इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस बार कहा ही नहीं जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि जब अलग अलग थे डिसाइड था कि जो एनसीपी थी वो सिंगल पार्टी थी, जो आपने बताया जैसा जी, या शिवसेना की बात करें तो सिंगल पार्टी थी, तो क्लियर था लोगों का, वोटर्स को भी इंटेंशन क्लियर था कि हम शिवसेना को वोट दे रहे। लेकिन इस बार जिस हिसाब से 2-2 सेगमेंट में बढ़ गया है, उस हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। और पहले की जैसे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आसपास से पता चलता होगा कि किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कि किधर कौन स्ट्रांग है, किधर कौन स्ट्रांग है। तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है शिवसेना, उसका बीजेपी के साथ अलायंस है। अच्छा, एकनाथ शिंदे की बात की आपने, तो मैंने एक चीज मैं आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे का अगर आप पालघर, थाने ये लोकेशन पे जाएंगे तो आज भी वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वो उनका गढ़ रहा है। और जब बाला साहेब ठाकरे थे उस टाइम से, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के साथ जो स्टार्टिंग फेज से जो लोग थे उनमें एकनाथ शिंदे भी हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये इलेक्शन तो ठीक है, कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे मनोज जरांगे, लेकिन आने वाले समय में कि जिस तरीके से एक आम आदमी पार्टी निकल के आई है, उस तरीके से हमें महाराष्ट्र में भी कोई पार्टी बनती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आंदोलन को लेकर कोई पार्टी निकल के आती है कि नहीं आती है, या फिर वो बड़ी पार्टियों के बीच में पिस के रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो तारीख है काफी नजदीक आ गई है। हर पार्टी अपने अपने तरफ से दावे कर रही है कि हम जीतेंगे, लेकिन जो नतीजे आएंगे वो 23 नवंबर को आएंगे। तो जो भी नतीजा आएगा वो हम आप तक लेकर आएंगे। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।